आएगी यार, बिल्कुल आएगी। रिकॉर्डिंग नहीं करूँ? रिकॉर्डिंग एक दो रिकॉर्डिंग्स पहले से इसकी अवेलेबल हैं आपको एसक्यूएल। ये रिकॉर्डिंग्स रखी हुई हैं, क्लियर है, ठीक है। तो उसमें भी सेम चीज़ है। अगर इसमें वॉइस आ रही है ज़्यादा, ठीक है, पर हाँ मैं कर रहा हूँ, अगर ज़्यादा वॉइस आती है तो उसको फॉलो कर लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं उस चीज़ का। चलो, आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, आराम से पढ़ना। और टॉपिक का नाम है एसक्यूएल। पाइथन से हम बाद में देखेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं कि एसक्यूएल है क्या। बताओ क्या है? हमारे पास कोई डेटाबेस से कनेक्ट करता है, हमारे वर्क को डेटाबेस से कनेक्ट करता है। फुल फॉर्म क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हम एसक्यूएल पढ़ ही क्यों रहे हैं? और एसक्यूएल एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह काम आएगा। आप चाहे फुल स्टैक करिए, चाहे आप डेटा साइंस जाइए, चाहे मशीन लर्निंग में तो नहीं इतना चलेगा, पर डेटा साइंस में आपको या डेटा एनालिटिक्स में आपको बहुत चाहिए। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? हाँ, यूज़ होगा, बट क्यों? क्या फ़ायदा है इसका? डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, ठीक है। हम जो भी काम कर रहे हैं उसको ठीक है। स्टोर करने के लिए। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, एक होता है डेटा वेयर हाउस, डेटा वेयर हाउस, एक होता है डेटाबेस, और एक और होता है डेटा लेक। ये नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को पढ़ना है। ये भी कुछ होता है, पहली बार नाम सुना होगा, कोई बात नहीं, इसको ट्राई करिएगा, मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। डेटा वेयर हाउस और डेटा बेस में क्या डिफरेंस है? हाँ बताओ। कलेक्शन ऑफ डेटा इज डेटाबेस, ओके। कलेक्शन ऑफ डेटाबेस इज ओके, ठीक है। हाँ मैडम बताइए। Sir, database to collection of tables and data, and data warehouse is collection of database. ठीक है, समझिए। जैसे कि इन्होंने कहा कि कलेक्शन ऑफ टेबल्स और रोज करके कुछ टर्म बोले, बाद में आते हैं इस पर। डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं। डेटा वेयर हाउस का मतलब है कलेक्शन ऑफ डेटाबेस, बट इसके अंदर हमारा जो डेटाबेस होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड रखा रहता है। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कैसे भी रखना है। बट अगर हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर हमारा कलेक्शन रहता है टेबल्स का, जो कि ऑर्गेनाइज्ड या फिर स्ट्रक्चर्ड रहता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जैसे हम पाइथन में हम कोड बोलते हैं कि हमें कोड करना है, तो हम यहाँ पर बोलते हैं हमें क्या करनी है, क्वेरी करनी है, तो क्वेरी करेंगे आप लोग। अब जैसे हम वहाँ पर बोलते थे पाइथन के कोड को हमको रन करना है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कि आपको क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। बात सेम है ऑलमोस्ट। इसको बंद कर दो यार, आवाज़ आएगी ज़्यादा। ये समझ में आ रहा है? अब अगर हम बात करें कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, दो टाइप के डेटाबेसेस आपको मिलेंगे, एक स्ट्रक्चर्ड और दूसरा नॉन स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड कौन सा है? कोई एग्जांपल? और ये स्ट्रक्चर्ड की बात करूँ तो स्ट्रक्चर्ड में कौन से एग्जांपल्स हैं? दोबारा बोलो। मैं कह रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कौन सा है, नाम? चलो ठीक है। और अनस्ट्रक्चर्ड? ठीक है, समझिए। स्ट्रक्चर्ड में आपके पास क्या क्या? हाँ, अगर हम बात करें डेटाबेस की तो हमारे पास कौन कौन से मिलेंगे? स्ट्रक्चर्ड में बता रहा हूँ, हमें मिलेगा माईसीक्वल, हमें मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल सर्वर,
माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। हमें मिलेगा पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस एसक्यूएल बोलते हैं इसको। हमें मिलेगा एसक्यूएललाइट 3, फिर वो एंड में डी है, पोस्टग्रेस एसक्यूएल। हमें मिलेगा जैम्प, जैम्प एक प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर माइस्क्यूएल मिलता है, ठीक है। हम इसको देखेंगे। अब इतने तो हमारे स्ट्रक्चर्ड हैं। अनस्ट्रक्चर्ड की बात करूँ तो जैसे मोंगोडीबी, ओरेकल, एज़्योर, तो जितने भी आपके यूज़ में आते हैं, खासकर मोंगोडीबी, आज की डेट में ज़्यादातर कंपनीज मोंगोडीबी को यूज़ करती है। बट अगर हम बात करें इनकी, हमें मेनली यही पढ़ना है एसक्यूएल, क्योंकि आपसे 90% कंपनीज में जो क्वेश्चंस आएंगे या फिर जो पूछा जाएगा वो यहीं से आएगा क्वेश्चन। और एसक्यूएल से कम 2-3 क्वेश्चन होते ही होते हैं, कम से कम हर एक इंटरव्यू में। ये कंपलसरी ही समझो इसको, कि कम से कम एक का भी आंसर दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एसक्यूएल के आंसर्स बहुत मुश्किल होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट। अगर मैं बात करूँ तो बहुत डिफ़िकल्ट है इसको पढ़ना। तो अगर हम बात करें अब कि हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे। अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या पहले हम लोग डेटा स्टोर नहीं करते थे जब तक ये सब नहीं थे? कहाँ स्टोर सर करते थे कहाँ पर? सर, कॉपी वगैरह रजिस्टर। ओके, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी आ गई, फिर कहाँ करने लगे? रजिस्टर हटाकर सिस्टम में। कहाँ पर? एक्सेल में। एक्सेल से पहले पता नहीं। एक्सेल से पहले भी तो कुछ होगा ना? सुना है MS एक्सेस बंद हो गया, पहले सबसे पहले वही चलता था हमारे पास, MS एक्सेस। वहाँ पर डेटा स्टोर करते थे, वहाँ से ख़त्म हुआ, फिर हम आए एक्सेल पे। अब एक्सेल में हमारे पास डेटा कैसा आ गया? रो और कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो रो और कॉलम्स में, अच्छा एक्सेल में डिसएडवांटेज क्या है? कोई एडवांटेज डिसएडवांटेज है एक्सेल का? सर उसके लिमिटेड रहते हैं वो। कितने? पहले कितने थे? हाँ ऑब्वियसली अपडेट होता रहा है, बढ़ते रहे हैं ऑब्वियसली। सबसे पहले था 15,000, सिर्फ 15,000 रोज़ आपको मिलती थी। फिर थोड़ा अच्छा हुआ 50,000, फिर थोड़ा और अच्छा हुआ, अब शायद 1 लाख के या 1.5 लाख के आसपास है। तो ये धीरे धीरे बढ़ाते गए हैं रोज़ को। और इवन अगर आप लार्ज डेटा स्टोर करते हो एक्सेल के अंदर तो आपका सिस्टम हैंग करने लगेगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़। क्या माईसीक्वल में ऐसी कोई लिमिटेशन है हमारे पास? माईसीक्वल में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर हमारे पास माईसीक्वल है। अच्छा इसका माईसीक्वल का ना वर्क बेंच भी आता है अलग से आपको वर्क बेंच भी मिलता है, माईसीक्वल वर्क बेंच के नाम से। ये भी मिलता है आपको। कुछ कंपनी में माईसीक्वल का वर्क बेंच यूज़ करोगे, कमांड लाइन है बेसिकली। बट आप लोगों को कौन सा पढ़ना है? क्योंकि सब के सब सेम है, बट आपको जो अपने सिस्टम के अंदर रखना है, क्योंकि पोर्ट का दिक्कत करते हैं सारे के सारे, तो आपको हमेशा अपने सिस्टम में रखना है जैम्प। यूज़ किया होगा PHP में, ठीक है। ये आपको अपने सिस्टम में रखना है। बाकी मैं दिखा सारे देता हूँ आपको, बट आपको यूज़ यही करना है। हाँ बताइए, कुछ कह रहे हो? ओके चलिए, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर की, एसक्यूएल सर्वर, तो आप जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट, आपको डाउनलोड नहीं करना, ध्यान रखिएगा, ये मैं दिखा रहा हूँ बस क्योंकि हैवी है ये एसक्यूएल सर्वर। तो यहाँ पर मिलेगा एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड्स, यहाँ पर आएंगे तो नीचे भी मिलेंगे आपको, पर नीचे आइएगा और यहाँ पर आपको, क्योंकि पेड है, माइक्रोसॉफ्ट का है तो ऑब्वियसली पेड है ये, तो आपको यहाँ पर डेवलपर्स के लिए यहाँ पर फ्री मिलेगा, ठीक है। ये वाला आपको डाउनलोड करना है, इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा टफ है, ठीक है। आप जब अगर अपने सिस्टम में रखोगे तो आपका सिस्टम स्लो ही होगा। सर हम चेक कैसे कर सकते हैं हमारे सिस्टम में ये है या नहीं है? हाँ बता दो ना। अब जब हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, फिर अपने सिस्टम में हमें सर्च करना है मैनेजमेंट, या फिर डायरेक्टली कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। तो आपको एक मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है पहले से, ठीक है, एक ही रखिएगा। अब इसे अगर हम चलाते हैं तो समझिए, अच्छा ये तो पता है ना हम डेटाबेस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई हमें अपना डेटा स्टोर कराना है, रीड कराना है, अपडेट कराना है, तो इन सब काम के लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही होती है।
टाइम लगाएगा चलने में थोड़ा सा। आपको पढ़नी है क्वेरीज। देखो यहाँ से सब काम आसान है, वैसे जैम से भी सब काम आसान है, बट हमें को क्वेरीज ही पढ़नी है। तो क्वेरी पूछते हैं। हाँ, क्वेरी बनवाई जाती है, बिल्कुल 100% बनवाई जाएंगी क्वेरीज। ठीक है, तो मैं इसको जूम तो नहीं कर पाऊंगा। आपसे पूछेगा कनेक्शन, कनेक्ट टू सर्वर। तो जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो आपसे पूछेगा पासवर्ड वगैरह या सिस्टम की ऑथेंटिकेशन क्या रखना चाहते हो। तो जो आपके सिस्टम की ऑथेंटिकेशन है, विंडो ऑथेंटिकेशन करके मिलेगा, उसी को रखना, ताकि आपको पासवर्ड वगैरह याद ना रखना पड़े। ठीक है, कनेक्ट किया हमने, तो हमारे पास यहाँ पर एक कनेक्शन दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं जूम नहीं कर सकता इसको, क्योंकि फंक्शनैलिटी नहीं देता ये। एक मिनट चेक कर लेना, नहीं है, नहीं देख पाओगे। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं साइड में। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट ही दे रहा है। इसमें से हमें किससे काम है? हमें काम है डेटाबेस। यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है न्यू क्वेरी। इस पर क्लिक करेंगे अगर हम, तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज ओपन होकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी क्वेरीज लिखनी है। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं किसी भी डेटा को लेकर सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा आप लोगों का? डेटाबेस क्रिएट करना। ठीक है, अब देखो जो आप हिंदी में बोलते जा रहे हो ना, उसी को इंग्लिश में लिखते जाना, बस वही आपकी क्वेरीज है। जो आप हिंदी में, बिल्कुल ऑब्वियसली। अब जैसा कि आपने बोला कि सबसे पहला हमारा काम होगा डेटाबेस बनाना, फिर आपने कहा सर मैं जल्दी कह रहा हूँ कि आप इसको इंग्लिश में बोलिए, क्या बोलोगे? पहली क्वेरी क्रिएट डेटाबेस और आपके डेटाबेस का नेम बताओ क्या रखना है? हाँ, डेमो पाइथन में रख देता हूँ। कभी भी आप स्पेस नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। अंडरस्कोर दे लो, कोई इशू नहीं है, बट कभी भी स्पेस नहीं देंगे आप एक साथ नेम में। ये पहली क्वेरी है। अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मिलेगा आपको एग्जीक्यूट का ऑप्शन। आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर डेटाबेस। ठीक है, शायद सिंटैक्स शायद यहाँ पर आसपास मिस हो गया है कोई सा, पता नहीं, इसका कोई रीज़न नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सिंटैक्स सही था। तो आपने जब ये कमांड चलाई तो आपका डेटाबेस हो गया क्रिएट। कहाँ चेक करोगे? यहाँ पर ये जो डेटाबेस का ऑप्शन है, इसे क्लिक करो तो यहाँ पर आपको अपना डेटाबेस दिखाई देगा। जैसे हमने बनाया पाइथन डेमो, हो सकता है डेमो पाइथन पहले से था क्या? हाँ, तो ऑब्वियसली ठीक है। अब एक चीज़ और, एक नाम का एक ही डेटाबेस बनेगा, कभी भी डुप्लीकेट नहीं बन सकता। अगर मैं दोबारा से इसी लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा, मेरे पास एरर आ जाएगी। अब आप जैसे ही इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको यहाँ पर फिर से बहुत सारी चीज़ें क्रिएट होंगी। कौन क्रिएट करके दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट। हमें किससे काम है? टेबल। अब बात करते हैं, अब इसको कमेंट करने का जो तरीका है एसक्यूएल के अंदर, 2 टाइम्स हाइफन, तो ये लाइन हो जाएगी आपकी कमेंट। अब मेरा टास्क क्या होगा? टेबल क्रिएट होगी हमारी, क्रिएट टेबल होगी। ठीक है, डायरेक्टली भाई मैं आपसे कहूँ कि एग्जांपल देता हूँ, समझना, खुद सोचना। आप एप्ट्रॉन में एडमिशन लेने आए थे, ठीक है, आपको पता है कि हाँ ये लोकेशन थी, तभी आए। यस सर। फिर आपको पता चला कि अच्छा इसके अंदर एक रूम नंबर 2 है, वहाँ जाकर मुझे बैठना है। तो भाई पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। हमने तो अभी बहुत सारे डेटाबेस बनाकर रख दिए, भाई मैंने एप्ट्रॉन बहुत सारे बनाकर रख दिए, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन से आप उसकी बात कर रहे हो, किस डेटाबेस की बात कर रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? तो सेकंड कमांड हमारे पास इसमें आ जाती है, यूज़ डेटाबेस का नेम। ठीक है,
अब नेक्स्ट टास्क क्या होगा? टेबल क्रिएट टेबल। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड का मतलब है सिंपल कि आपका जो फॉर्मेट रहता है जैसे एसक्यूएल में था रो और कॉलम्स, सेम यहाँ पर भी रहता है रो और कॉलम्स, पर यहाँ पर उनको टेबल्स बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस जो है वो कलेक्शन है टेबल्स का। तो क्या एक डेटाबेस के अंदर एक ही टेबल होगी? ठीक है, बहुत सारी हो सकती है। तो हमारे पास कमांड क्या होगी मतलब बनाने की? क्रिएट टेबल, टेबल का नेम जैसे मैंने कहा, चलो स्टूडेंट्स ले लेते हैं, स्टूडेंट्स ब्रैकेट, मैं सिंटेक्स प्रॉपर लिख दूंगा, आप लोग लिख लेना भी, पहले समझ लो बस। मैंने कहा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स। इसके अंदर आप जब एक्सेल बनाते हो तो एक्सेल में हेडर्स डिफाइन करते हो ना कि भाई इसके अंदर नेम आएगा, इसके अंदर उसका क्लास नेम आएगा या जो भी है। तो यहाँ पर भी बताओगे, सबसे पहला क्या लिखोगे? स्टूडेंट आईडी स्पेस, किस टाइप का रहेगा स्टूडेंट आईडी? इंटीजर, इंटीजर ही रखोगे तो इंट, ठीक है। फिर अब क्या स्टूडेंट आईडी दो लोगों की सेम हो सकती है? पहली चीज़ तो ये नहीं हो सकती है, हम बाद में देखेंगे इस पोर्शन को। दूसरा, क्या स्टूडेंट आईडी कभी नल हो सकती है? नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ तो होगी, तो उसको बोलते हैं नॉट नल। ये लिखना पड़ेगा। बिल्कुल लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्या डिफाइन कर रहे हैं मैं बता देता हूँ। ये है आपके कॉलम का नेम, ये है उसका डेटा टाइप, और ये है उसका कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल, रूल का मतलब होता है कि आप फोर्सफुली ये बोल रहे हो यहाँ पर कि अब मैं इसको खाली नहीं छोड़ सकता, मुझे इसको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉमा, स्टूडेंट नेम, ये कैसा रहेगा? और स्ट्रिंग अब तक हम पढ़ते आए हैं स्ट्रिंग, यहाँ पर इसको बोलते हैं वेर कैर। वेर कैर का मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। इसकी लेंथ आपको देनी पड़ती है कि कितने लेंथ का कैरेक्टर ये होल्ड कर सकता है। तो आपने कहा जैसे सपोज करो 50, तो मतलब आप 50 कैरेक्टर्स यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। इसके आगे मुझे नॉट नल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है ये। फिर मैंने एक और ले लिया एज, इंट, बस सफिशिएंट। इंट में कोई लेंथ देने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे बताओ इस वाले सिंटेक्स में अभी तक कोई डाउट? हाँ, एक ही लाइन आप नीचे कर लो, पर हाँ एक ही लाइन में लिखना भाई। हाँ मर्जी है, कंस्ट्रेंट है, आपकी मर्जी है, बिल्कुल लगा सकते हो, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास लिख कर आया कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा DBO डॉट स्टूडेंट्स। दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है DBO डॉट स्टूडेंट्स। DBO का मतलब ये जो सेलेक्टेड है यहाँ पर, DBO का मतलब, हाँ बताओ, डेटाबेस। आगे O का मतलब ऑब्जेक्ट। जो ये माइक्रोसॉफ्ट है, बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो बिहाइंड वर्क करता है वो ऊप्स के बेसिस पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये ऊप्स के बेसिस पे चल रहा है, इसलिए आपको DBO डॉट स्टूडेंट दे रहा है। अगर आप इसे भी, हाँ बताइए क्या भाई, बताइए क्या? मैंने सिर्फ ये बोला DBO का मतलब होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट, बस ये बोला है। हाँ, अब अगर आप इसे भी एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कॉलम्स। कॉलम्स को भी एक्सपेंड करोगे तो जो आपने कॉलम्स बनाए थे वो दिखाई देंगे। अब एक टेबल एक नाम की ही बनेगी, टेबल भी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट टास्क क्या होगा? मैंने डेटाबेस बनाया, डेटाबेस के बाद टेबल बनाई, टेबल के बनाने के बाद मेरा टास्क क्या होगा? डेटा एंटर करना सर। डेटा एंटर करना, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंसर्ट। इंसर्ट। तो क्वेरी क्या है? इंसर्ट क्या हुआ?
एक मिनट रुकिएगा। इसको एक बार से डाउनलोड किया लेंस ऐसे इसको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल हाँ मेरा मैं तो इंस्टॉल कर अरे मैंने इंस्टॉल कर रखा था, मैंने इंस्टॉल कर दिया। देखो उसको इंस्टॉल करके 15 दिन स्पेस खाली हो गई। कैसे करना है किसको पूरी था अच्छा रजन मैं वीडियो वगैरह एडिट कर लूँगा, मतलब वाली हमें देखे दोनों फिर तब करूँगा डाउनलोड वीडियो सेव करके करूँगा। और ये कौन सा क्या इसमें हो जाएगा लेंथ पे सिलेक्ट कर लिया अबे अंदर इसके अंदर आ जाएगी बैक क्या है, पहले लाइन में डालो बस उसमें ले डाल दो। गाड़ी नंबर हो गया 6493 2214। अभिषेक का मैसेज है, मेरे भाई आज नया टॉपिक क्यों स्टार्ट करा दिया। सुन रहा होगा वो बोले कर रहा है बेटा ये तो रखेगा। अरे वो ये वाली चीज दिखाने के लिए वो तो दिख ही रही है सर। अगले का मैसेज क्या है? आज के लिए तो ऐसे कोई नहीं आज के लिए रहेगा। चलो देखो, इसे मत करो भाई, हैवी है ये। जैम्प करना, जैम्प सिखाऊंगा। हाँ इजी, ये हैवी है। आप अभी तो आपको डायरेक्टली चलता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए सही है। आप इंस्टॉलेशन करने बैठेंगे इसकी कम से कम 1 घंटा लग जाएगा इंस्टॉलेशन करते करते। मैं तो लगा दिया था इतना और पे वर्क बेंच भी अच्छा है, वर्क बेंच भी कर सकते हो। एग्जाम साइज पड़ा है मेरे पास। अब देखो कमांड सुनो, इंसर्ट इनटू, कहाँ पर इंसर्ट करना है हमको? सर टेबल। तो टेबल, ठीक है। ब्रैकेट्स, यहाँ पर आते हैं आपके कॉलम्स के नेम। हमने क्या क्या कॉलम्स बनाए, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज। ब्रैकेट के बाद वैल्यूज़, ब्रैकेट यहाँ पर आती हैं आपकी वैल्यूज़। जैसे आपने कहा स्टूडेंट आईडी कैसी रहेगी 1, नेम सिंगल कोट्स में दीजिएगा। जैसे आपने कहा सपोज करो सोनू, एज आपने कहा 24, ये एक बना। कॉमा लगाकर बाहर की तरफ फिर से ब्रैकेट, आपने कहा 2 और आपने कहा 26। एक और चाहिए अगर आपको, कॉमा 3 और एज आपने दे दी सपोज करो 37, ठीक है। आपने इसको कर दिया एग्जीक्यूट। कॉलम नेम एस एज हमने क्या रखा है, अच्छा एज रखा है,
ठीक है, तो 3 रो अफेक्टेड आया हमारे पास। अब हमारा टास्क हो गया कि डेटाबेस क्रिएट किया, उसके अंदर एक टेबल क्रिएट की, उसके अंदर हमने डेटा को फिल कर दिया। अब हमारा मेन टास्क यहाँ पर से स्टार्ट होता है, जो आपसे इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन आते हैं। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि टेबल बना के दिखाइए, टेबल को इंसर्ट करके दिखाइए, कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा टेबल के अंदर बहुत कुछ डेटा है, डेटा को निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, क्या क्वेरी बनेगी? अगर हमें सोनू की कैसे? सबसे पहला निकालने का जो हमारे पास क्वेरी है, हाँ सर वेयर है। वेयर नहीं, वेयर तो बाद की बात है। सबसे पहले सेलेक्ट, यही है सिंपल, सेलेक्ट स्टार। स्टार का मतलब ऑल, पूरी इंफॉर्मेशन। फ्रॉम, कहाँ से, कौन से टेबल से? स्टूडेंट्स। ठीक है, आप रन करेंगे इसको, तो यहाँ पर आपको डेटा दिखाई देगा। ठीक है, ये पहली क्वेरी, ये जूम नहीं हो पाएगा, ये जो आपको डेटा दिखाई दे रहा है ये जूम नहीं हो पाएगा। ये पहली क्वेरी है। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर, मुझे अगर किसी रो से इंफॉर्मेशन निकालनी है, भाई जैसे मैं आपसे कहता कि मुझे जिसकी एज 26 है उसकी इंफॉर्मेशन निकाल कर दो, तो कैसे लिखोगे? तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, वेयर, हमने जैसे कहा ना कि मुझे वो एज चाहिए जिसका 26 था, तो आप कहेंगे वेयर एज। एज क्या है? यहाँ पर आपके कॉलम का नेम है, यहाँ पर कोई भी कॉलम का नेम हो सकता है, SID हो सकता है, S नेम हो सकता है और एज हो सकता है। हमने कहा जहाँ एज क्या हो 26। आप रन करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। जैसा हमने एज लगाया उसको बोलिए नाम उसको निकाल तो उसको हमने मेरे वाला एज के जगह नेम कर दिया। अगर आपको नेम से चाहिए तो आपने कहा S नेम,
फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। वेयर एस नेम, आपके कॉलम का नेम जो भी रहेगा, तो आप इसको रन कराएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये तो बात हो गई स्टार की, कि स्टार क्या करता है, स्टार आपको पूरे टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। बट अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हो, मान लो आपके पास 15 कॉलम है या 10 कॉलम है, 20 कॉलम है, ऐसे कुछ इतने सारे कॉलम्स हैं, उसमें से 1-2 की ही रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप यहाँ पर कॉलम नेम भी लिख सकते हो। जैसे आपने कहा सेलेक्ट, आपने कहा मुझे बस एस नेम, स्टूडेंट का नेम चाहिए और उसकी एज चाहिए फ्रॉम स्टूडेंट्स। इसको भी वेयर के साथ यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो इसमें आप देखेंगे SID नहीं दिख रहा होगा आपको। अगर आप एज हटा देते हो तो सिर्फ आपको नेम दिखाई देंगे ओनली। दिख रहे हैं? में डबल कोट्स भी दे सकते हैं नेम पर। नेम पर ठीक है मैम, नहीं चलेगा इसमें। सोनू पर सोनू पर दोगे ना मैम, यहाँ थोड़ी ना दोगे, ये तो कॉलम नेम है आपका। कॉलम नेम तो जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा। अगर आपने कॉलम नेम का, हाँ बताइए, इनवैलिड कॉलम नेम, ठीक है मैम, ध्यान रखिएगा आपको वैल्यू नहीं मिलेगी इसकी, स्ट्रिंग में लेता है, कैरेक्टर्स में। नेम इज इक्वल टू सोनू लिख। हाँ सोनू ही तो लिखा है हमने। नहीं, सोनू पर जो कोर्स डाले वो डबल कोट्स नहीं डाल सकते, यहाँ पर नहीं डाल सकते, सिंगल ही देना है। सिंगल, यहाँ पर सिंगल कोट्स। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। देखो ऊपर वाला लाइन दिखा दो, इंसर्ट होगा। इंसर्ट इनटू कौन सी टेबल के अंदर इंसर्ट करना है, कौन से कॉलम्स पर क्या क्या वैल्यूज इंसर्ट करनी है। अब मुझे भी बताओ, देखो आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ यहाँ से आएंगे, इन्हीं में से आपसे पूछा जाएगा कि डेटाबेस में ये इंफॉर्मेशन है और ये निकाल कर मुझे दिखाओ। अल्फ़ाबेट क्या आएंगे ना, आएंगे, अभी तो एक ही देखा है हमने। वर्क क्यों नहीं कर रहा? वर्क नहीं कर रहा है। क्या वर्क नहीं कर रहा है यार भाई? मैंने क्या कहा आपसे, वैल्यूज़ होता है पहली बात तो ये, और एक नाम की एक ही टेबल एक बार क्रिएट होगी। हाँ मैडम बताइए, वैल्यूज़ होता है वो यार, वैल्यू लिखा है आपने। हाँ मैडम बताइए, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, बताइए स्टार को बता दीजिए। क्या। आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है मैम, ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट अभी तक? मैं आप लोगों के लिए सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ पूरा, पर जैसा सिंटैक्स है यही फॉलो होता है। मेरी ब्रेक हो रही है, 1 सेकंड यार। अच्छा ठीक है, 1 सेकंड। अब आ रही है क्लियर? हेलो हेलो, चलिए मैं आप लोगों के लिए सिंटैक्स। स्टार का यूज बता दीजिए। स्टार का मतलब होता है ऑल, सारी इंफॉर्मेशन, सारे कॉलम्स, जितने सारी इंफॉर्मेशन है, जितने सारे रोज हैं, सारे के सारे दिखा दो। चलो मैं सिंटैक्स लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, अगर लिखना चाहते हो लिख लो। ध्यान रखना ये सिंटैक्स है, कभी इसी को टाइप करने लगो। सर एसक्यूएल पाइथन में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, एसक्यूएल हर जगह यूज होता है, सब में सेम है। सब में से। चलिए, तो पहली क्वेरी थी हमारी क्रिएट डेटाबेस नेम। भाई यही मत टाइप करने लगना, पहले बता रहा हूँ ये सिंटैक्स है। ओके सर। आपकी मर्जी है, जैसा करना है बताओ। फाइल चाहिए तो पूरा फाइल तक कर दीजिए। सारी मेहनत मैं ही करूँगा। डेटाबेस, यस सर। डेटाबेस का नेम, ठीक है।
सेकंड सर उसके बाद आप सेव कर देते क्योंकि सर आपकी वॉइस में कुछ क्लियरिटी आ रही है। सेकंड अब तो ब्रेक नहीं हो रही होगी यार। यूज डेटाबेस नेम, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉल वन, डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। ठीक है। कॉलम 2 डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट, इसी तरह बाकी। ठीक है, मैंने 2 बनाए हैं। सर ये इंसर्ट में होता है। क्या इंसर्ट में? सर इंसर्ट में डालते हैं ना उसको। इंसर्ट में कहाँ डालते भाई? क्रिएट करते टाइम बताओगे ना। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉल 1, कॉल 2 और बाकी जो भी रहेंगे आपके वैल्यूज, वैल 1, वैल 2। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर, और यहाँ पर आपकी कंडीशन, या फिर सेलेक्ट कॉल 1, कॉल 2 फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, या फिर सेलेक्ट कॉल 1, कॉल 2। ठीक है, यहाँ पर और भी आ सकते हैं, मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ये आपके सिंटैक्सेस हैं सारे। भाई यही मत टाइप करने लगना, पहले ही बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं चलेगा इससे। सिंटैक्स है ये। क्लियर है इतना? बताइए, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। इसमें किसी को डाउट, कोई क्वेरी? फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलें आगे देखें। चलो, अब आपको जो अपने सिस्टम में रखना है डाउनलोड करके, वो रखना है जैम। जैम की फुल फॉर्म ये आपके पास 3 होते हैं। एक होता है जैम्प, एक होता है वैम्प और एक होता है लैम्प। ठीक है, क्या क्या मतलब है इन सब का? एक्स का मतलब होता है यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब आइदर विंडो आइदर लिनक्स। अपाचे एक सर्वर है, माई सीक्वल, PHP, पर्ल। ये बेसिकली जो तीनों हैं ये बेसिकली स्पेशली बनाए गए थे किसके लिए? PHP के लिए। ठीक है, बट इनके अंदर हमें माई सीक्वल मिलता है, इसीलिए हम इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं, आप कोई भी यूज़ कर लो। बट ये आपका लिनक्स और विंडोज़ दोनों पर चलेगा। यहाँ पर विंडोज़ अपाचे माई सीक्वल PHP, लिनक्स अपाचे माई सीक्वल PHP। तो ये ओनली लिनक्स पे चलेगा, ये ओनली विंडोज़ पे चलेगा और ये दोनों पर चलेगा। तो हम लोग जनरली यही यूज़ करते हैं। ठीक है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे आप? ये वेबसाइट आएगी इसकी, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करिए तो आप इन तीनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। लेटेस्ट वाला कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है, 149 MB का आपको जो दिख रहा होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, अपने सिस्टम में आपको सर्च करना है कंट्रोल पैनल, सॉरी जैम्प कंट्रोल पैनल। ठीक है, ये आपको मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे
बिल्कुल। तो आपको कंट्रोल पैनल कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पर ऊपर दो चीज़ें लिखी होंगी, अपाचे और माईसीक्वल। आपको दोनों ही स्टार्ट करने हैं, ये स्टार्ट्स के बटन है, दोनों को ही स्टार्ट्स करना है। जब ये स्टार्ट हो जाएंगे तो कुछ आपको ऐसे आएंगे, पोर्ट आईडीज कुछ मिलेंगे, और यहाँ पर साइड में एडमिन भी इनेबल हो जाएंगे आपके। तो आपको माईसीक्वल, हाँ हाँ बताओ, डाउनलोड कर रखा है? हाँ, रेड आ रहा है क्योंकि पोर्ट आपके गलत चल रहा है। आपने 3-4 इंस्टॉल कर रखे होंगे शायद, माईसीक्वल वर्कबेंच भी इंस्टॉल कर रखा होगा। अगर ऐसा कुछ आता है, जैसे इनके पास रेड में कुछ आ रहा है, यहाँ पर आपके पास कुछ रेड में आएगा, तो क्या करना, एक बार चेक करना, राइट क्लिक करना यहाँ पर साइड में, यहाँ मिलेगा टास्क मैनेजर, सबसे नीचे क्लिक करो, राइट क्लिक, यहाँ पर टास्क मैनेजर मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करिए। टास्क मैनेजर में, टास्क मैनेजर के अंदर जैसे ये लिख कर ना माईसीक्वल डी, मैं दिखाता हूँ आपको, मिलेगा माईसीक्वल डी। अगर ये मिलता है और आपके पास वो रेड वाला ऑप्शन आ रहा है, तो इसको एंड कर दीजिएगा, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है मेरे पास, तो मेरे को जरूरत नहीं है। आ रहा है ऐसा कुछ, दिखाओ। अभी चल रहा है ना, रेड तो नहीं आ रहा ना, तो जरूरत नहीं है। अरे इन्होंने 2-3 इंस्टॉल कर रखे हैं यार। सर जिसके पास ये वाला है तो उसकी जरूरत है इसकी? नहीं, जरूरत नहीं है। दे रहे ना माईसीक्वल डी, हाँ, ये सिस्टम तो लोड डालता है। एक मिनट, ठीक है, चल जाएगा, चल जाएगा, टाइम लगेगा। अगर रेड आ रहा है तो माईसीक्वल डी कुछ करके आ रहा होगा, उसको एंड कर दीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, तो वो चेंजेस थोड़े लंबे होते हैं। सबसे इजी तरीका यही है। अब यहाँ पर जब हमने एडमिन पे क्लिक किया, माईसीक्वल के एडमिन पे क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र में एक विंडो ओपन होकर आएगी आपके पास, देखते हैं कैसी आती है। अब XAMPP क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। बट आपसे XAMPP में यूज़र फ्रेंडली के बेसिस पे नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा XAMPP चलाना आता ही नहीं आता। आपसे पूछा जाएगा क्वेरीज आती हैं या नहीं आती हैं। क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको आसान रहेगा, इसके फीचर्स अच्छे हैं, ओपन सोर्स है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान है। आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा PHP माई एडमिन, तो बेसिकली PHP माई एडमिन का ये। मेरे पास बहुत कुछ दिखाई दे रहा होगा, आपके पास बिल्कुल ब्लैंक आ रहे होंगे। तो यहाँ पर आपके पास लिखा होगा न्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास पूछेगा आपके डेटाबेस का नाम, लिखा हुआ है क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नेम। आपका माईसीक्वल नहीं चल रहा भाई, जब बंद हो गया होगा पीछे की तरफ। यहाँ पर आप अपने डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, रिफ्रेश करके चलाओ, रिफ्रेश करके चलाओ, स्टूडेंट्स, और यहाँ पर आप कर सकते हैं क्रिएट। आपने जैसे ही क्रिएट किया, एक टेबल क्रिएट, एक क्या क्रिएट हो जाएगा आपका, डेटाबेस। अब इसके अंदर क्या क्रिएट होती है, टेबल। तो हमसे पूछ रहा है क्रिएट टेबल और टेबल का नेम, तो हमने टेबल का नेम दे दिया, सपोज क्या, बिल्कुल डाल सकते हैं। पहले इस यहाँ से दिखा रहा हूँ, फिर यूज़र कमांड दिखाता हूँ कहाँ लिखोगे। आपसे पूछ रहा है टेबल नेम, आपने टेबल नेम दे दिया, मान लो बताता हूँ, ये भी बिल्कुल बताता हूँ। अब हम क्वेरी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये XAMPP हमें क्या फंक्शनैलिटी दे रहा है। हमने जैसे कि डेटाबेस क्रिएट किया, इसने ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ देखो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया डेटाबेस। यही कमांड क्या बताती है, यूज़ डेटाबेस, ठीक है। आपने टेबल का नेम बताओ, मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स इन्फो। यहाँ पर पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, भाई कितने कॉलम्स चाहिए आपको। जैसे हम वहाँ पर बनाए थे ना, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एज, तो 3 बनाए थे कॉलम। यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट 4 दे रहा है, आप चेंज कर सकते हो, 6 चाहिए, 4 चाहिए, जितने चाहिए, मिनिमम 4। आप नहीं, 1 भी बना सकते हो, ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट देता है 4। 3 कर लो, आपकी मर्जी है।
यहाँ पर पूछ रहा है गो। आप जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे, गो का ऑप्शन होगा ना, क्रिएट का ऑप्शन कहाँ आ रहा है, जो भी आ रहा है देख लो, गो का आएगा वैसे तो। अच्छा लेटेस्ट है, मेरा पुराना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऊपर टेबल भी सेलेक्ट हो जाएगी, है ना। अब पूछ रहा है ये कॉलम्स के नेम, जैसे स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एज, ये आपने कॉलम के नेम दे दिए। इधर पूछ रहा है डेटा टाइप उनका, भाई ये तो इंट ही रहेगा, वेर कैर। वेर कैर के अलावा भी देखो बहुत सारे हैं, ठीक है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग वेर कैर यूज़ करेंगे। लेंथ, इंटीजर में लेंथ की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट वेर कैर की आप दे दो। साइड में आओगे थोड़ा सा तो यहाँ पर आपको ये नल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर नल लिखा हुआ है, नॉट नल नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप इसको नल छोड़ सकते हो, तो आपको अनचेक करना है, ये ऐसे ही रहने देना है। फिर एक ऑप्शन मिलेगा इंडेक्स का। इंडेक्स में लिखा हुआ है प्राइमरी और यूनिक, ये दो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेटाबेस के नाम सेलेक्ट नहीं आ रहा है, यहाँ पर डेटाबेस सेलेक्ट आ रहा है, उस डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट हो गई, उस टेबल पे क्लिक कर दो, दिखाओ, घुमाओ, सिस्टम घुमाओ। हाँ ठीक तो है, कोई इशू नहीं, नया वाला है, इसमें फीचर चेंज कर दिए होंगे ना। ये क्या है, इसमें कुछ नहीं करना, बस क्रिएट करो इसको, इसमें कुछ नहीं करना। अब देखो अभी आ गया है। हाँ टेबल देख सकते हो, तो क्रिएट नहीं हुई यार आपकी। हाँ तो ऑब्वियसली क्रिएट नहीं हुई, दिखाओ, क्रिएट नहीं हुई टेबल। तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर टेबल, ये स्टूडेंट आपका डेटाबेस हो गया, टेबल का नेम दिया आपने, नोट नोट अच्छा अभी तो ये आ रहा है, देखो आपके में नया है ना, ये यहाँ से आ रहा है। अभी इसमें दोगे ना, अभी नहीं आएगा ना। स्टूडेंट नेम, ये स्टूडेंट आईडी का होता है, ठीक है, स्टूडेंट नेम, रिपेयर कर लेते हैं। स्टूडेंट एज, स्टूडेंट नंबर ऑफ कॉलम ना, एक एक्स्ट्रा क्रिएट होगा ना यहाँ पे, हटा भी नहीं सकते ऐसे, कोई नहीं, ठीक है। इसको वेर केयर कर लो और यहाँ पर 50 डाल, नीचे आओगे तो वो का ऑप्शन दिख रहा होगा, सेव दिख रहा है, सेव कर लो फिलहाल, ठीक है, क्रिएट होगा, ठीक है, क्रिएट होगी ना। दोबारा क्रिएट करनी है तो यहाँ से न्यू पर क्लिक करना, हाँ न्यू है इसलिए, ये फीचर्स नहीं नहीं ठीक है, कोई दोनों सेम है, अलग अलग दे रहा है, वहाँ पर एक साथ दे रहा है। आओ इधर देखो, कोई बात नहीं अभी करा देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स, इंडेक्स के अंदर आपको दो चीज़ें मिलेंगी, प्राइमरी और यूनिक। सो व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड यूनिक? रिपीट नहीं होगी यूनिक वाली तो, है ना। यूनिक वाली रिपीट नहीं होगी, ठीक है, और प्राइमरी यूनिक चेंज हो सकती है। सर प्राइमरी की इसकी यूनिक की सर, इसका मतलब किसी और से मैच नहीं होता सर। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे रोल नंबर हो गया, ठीक है, रोल नंबर क्या होगा, यूनिक या प्राइमरी? यूनिक है ना, दूसरे का थोड़ी ना हो जाएगा रोल नंबर से। तो प्राइमरी का मतलब क्या है? नाम
आओ, यूनिक और रोल नंबर अलग अलग कॉलेज में डेटाबेस नहीं पढ़ा किसी ने? DBMS सब्जेक्ट नहीं पढ़ा किसी ने? नहीं पढ़ा? चलो मैं पढ़ा देता हूँ। मेरा था आओ, मैं तो तीन चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? ये मैं दोबारा बताऊंगा पर यहाँ पर भी बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, इम्पॉर्टेंट है ये कभी कभी आपसे अगर किस्मत ख़राब हुई तो इंटरव्यू में पूछ लेंगे। हार्ड है, हम्म? हार्ड है। हार्ड नहीं, आसान है, बहुत आसान है। देखो, मेरे पास यहाँ पर दो टेबल्स हैं। एक टेबल का नाम है एम्प्लॉय, ठीक है? एक टेबल का नाम है डिपार्टमेंट। यहाँ पर कॉलम के नेम है एम्प्लॉय आईडी, ठीक है? यहाँ पर है एम्प्लॉय का नेम। एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ इसके बीच में, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है, यहाँ पर है एम्प्लॉय का ईमेल, फ़ोन नंबर भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर है आपके पास डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है? ये डिपार्टमेंट वाली टेबल है, इसमें हमारे पास डिपार्टमेंट आईडी है और डिपार्टमेंट का नेम है, बाकी कॉलम कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा एम्प्लॉय आईडी है 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय नेम AB, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ये छूट जाएगा फिर दोबारा नहीं समझ पाओगे इसको। ABCDE, ठीक है? ये एम्प्लॉय के नेम्स है। एम्प्लॉय का ईमेल है कुछ, B का नहीं है कोई ईमेल, C@gmail.com, A@gmail.com, B का कुछ नहीं है, D का कुछ नहीं है और इसका E@gmail.com। डिपार्टमेंट है इनके कुछ ऐसे 3 2 3 2 1, कुछ ऐसा है। डिपार्टमेंट है हमारे पास 1 2 3 4 5। डिपार्टमेंट के नेम है CS, EC, ME मैकेनिकल, ठीक है? सिविल और इलेक्ट्रिकल। इसको EC ना करके इसको कर लो, कोई और ब्रांच है? CS हो तो गया भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग-अलग हो ECE, ठीक है? ECE। अब इसको समझो, मैं अगर आप लोगों से पूछूं, इस दो टेबल हैं आपके पास, दोनों टेबल में से कौन सा कॉलम प्राइमरी की है? देखो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है प्राइमरी की, एक होता है यूनिक की और एक होता है फॉरेन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DBMS में सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है? सर एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि कौन सी, मतलब दो टेबल्स हैं, दोनों टेबल में से कौन सा कॉलम आपके लिए प्राइमरी की है? DID कौन सी टेबल के लिए? भाई DID इधर भी है ना, सर एमी एमी? मतलब कुछ नहीं, मतलब समझो, प्राइमरी का मतलब क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफायर। यूनिक, समझना डिफरेंस, समझते रहना। प्राइमरी का मतलब होता है यूनिक, एक टेबल के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम आपका प्राइमरी हो सकता है और एक ही होता है। दूसरी चीज़, कभी भी वो डुप्लीकेट नहीं होता, ही उसकी रोज़ कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकती। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि डिपार्टमेंट आईडी मेरा कोई प्राइमरी की है? यहाँ पर इस टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, एम्प्लॉय वाले टेबल की है, नहीं सर। ठीक है? नहीं है, क्योंकि इसमें 3 डुप्लीकेट आ रहा है, ऑब्वियसली नहीं है। चलिए वन का कोई डुप्लीकेट तो क्या हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, देखो हर एम्प्लॉय का अपना एक आईडी होगा, क्या डुप्लीकेट हो सकता है किसी का? तो ये हमारा क्या बन गया, प्राइमरी की। बट आप कहोगे सर ईमेल भी तो आपके पास यूनिक है, वो भी तो किसी 2 पर्सन का सेम नहीं हो सकता। ईमेल वाला जो कॉलम है वो भी तो एक पर्सन, भाई एक पर्सन का एक ही होगा, वो भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। बट मैं बोल रहा हूँ कि ये यूनिक है, ये प्राइमरी की नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी तो होगा ही होगा, ये तो कंपलसरी है। बट जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉय का ईमेल हो। ये बात समझ में आ रही है? तो भाई हमारा कोई भी कॉलम प्राइमरी कब होगा? जब उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी कभी भी,
दूसरा, कभी भी वो नल नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने कहा एम्प्लॉय वाली टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी मेरा प्राइमरी की है। ठीक है, डिपार्टमेंट वाले टेबल के लिए डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम मेरे लिए क्या है, प्राइमरी की है। और ध्यान रखिएगा, एक टेबल में सिर्फ एक ही कॉलम प्राइमरी बन सकता है, जिसको आप बनाएंगे जो आपकी मर्जी होगी। ठीक है, बट यूनिक 2, 3, 4, 10 हो सकते हैं। जैसे आपने कहा ईमेल यूनिक होना चाहिए, मोबाइल यूनिक होना चाहिए। नाम कब से यूनिक हो गया भाई? कैसे भाई? नाम दो एम्प्लॉय का नाम सेम नहीं हो सकता। सर अगर हमारे पास कोई ऐसी टेबल है जिसमें कोई नाम सेम है ही नहीं, सेम है ही नहीं, तब भी नहीं बनाओगे, कभी नहीं बनाओगे। आपको कैसे पता फ्यूचर में कोई दूसरे नाम का आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर ये जो ईमेल वाला कॉलम है ये मेरे लिए क्या है, यूनिक। तो मैं अब फिर से बता रहा हूँ डिफरेंस। देखो, प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है। यूनिक की ऑब्वियसली यूनिक होगा, बट वो नल हो सकता है। बट प्राइमरी की भी कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, कभी नल नहीं हो सकता, फिक्स है। अब तीसरा एक की और बचा है जिसका नाम है फॉरेन की। फॉरेन की आपकी क्या हेल्प करेगा, फॉरेन की क्या हेल्प करता है, हम कल पढ़ेंगे वैसे तो वो टॉपिक। दो टेबल को मर्ज करने में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल बता दूं, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से पूछूं जो एम्प्लॉय ए है वो कौन से डिपार्टमेंट में है, भाई आप कहोगे भाई इसके आगे ये 3 आ रहा है, और ये 3 किसको डिनोट कर रहा है, एमई को। बट ये जो एमई डिपार्टमेंट है ये तो दूसरी टेबल में लिखा हुआ है, समझ रहे हो। अब समझो फॉरेन की का मतलब, जब हम किसी एक टेबल का प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज़ करते हैं तो उस टेबल के लिए पर्टिकुलर वो कॉलम हमारा फॉरेन की बन जाता है। समझ में आई ये बात? भाई डिपार्टमेंट आईडी मेरा एक प्राइमरी की था जिसको मैंने दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ किया, और आपको कम से कम एक कॉलम आपका फॉरेन की होना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है ऐसा, बट स्टिल होना चाहिए, क्योंकि 2 टेबल को मर्ज करके हमें इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। भाई आप यहाँ पर देखकर बता सकते हो अभी कि हाँ भाई मैं 3 को देखकर ये जज नहीं कर सकता कि वो कौन से डिपार्टमेंट में होगा, और जब हम कल देखेंगे इसको कैसे निकालेंगे तो प्रॉपर तरीके से देखेंगे इसको। पर अभी प्राइमरी की, यूनिक की और फॉरेन की में डिफरेंस समझ में आया या नहीं? जो एम्प्लॉय वाला वो है टेबल, उसके लिए डिपार्टमेंट वाले टेबल के लिए फॉरेन की, प्राइमरी की, हाँ प्राइमरी की। एम्प्लॉय वाले टेबल के लिए एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है, और डिपार्टमेंट वाले टेबल के लिए डिपार्टमेंट आईडी। तो डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम हमने कहाँ यूज़ किया है, एम्प्लॉय वाली टेबल में। तो ये जो कॉलम हो गया मेरे लिए अब फॉरेन की हो गया। अब बताओ समझ में आया या नहीं? कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो बताओ, बता दो भाई। ये छोड़ दोगे आपके एक भी टेबल नहीं बनेंगे। आप जेंगो पढ़ने बैठ जाएंगे, जेंगो में भी आएगा। दोबारा बोलो। यूज़ है, बिल्कुल यूज़ है भाई। मेरे पास ऐसा कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होना चाहिए मेरी टेबल में जो मुझे दूसरी टेबल पर पहुंचने में हेल्प करे। जब भी ऐसा कोई कॉलम होगा वो आपको फॉरेन की कहलाएगा। अब हो सकता है एक ही हो, 2 भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं। 3 कॉलम को मर्ज कर सकते हैं। कॉलम होगा ना, एक ही बार हाँ, तो कॉलम के अंदर रोज ही तो आएंगी। ऐसे कि 2 टू करते हैं, मतलब क्या टू करते हैं भाई? आप कॉलम की बात करोगे ना कि भाई ये कॉलम मेरे लिए, भाई इस कॉलम में कोई भी इंफॉर्मेशन हो मुझे उससे क्या लेना देना। ये कॉलम मेरे लिए फॉरेन की है, जो मेरी किस पे पहुंचने में हेल्प करेगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट वाली टेबल पे पहुंचने में हेल्प करेगा। आईडी भी नहीं, डिपार्टमेंट टेबल पे पहुंचने में हेल्प करेगा। सिंपल, ये समझ में आ रहा है? बताओ कहीं पर डाउट? कितनी बन सकती है? आप 2-3 टेबल को मर्ज कर सकते हो, कोई इशू नहीं इस चीज़। प्राइमरी की, यूनिक की में डिफरेंस आपकी मर्जी है। प्राइमरी की तो एक ही रहने वाला है ना भाई, इस टेबल के लिए प्राइमरी की तो एक ही रहेगा।
तो भाई ये मेरे लिए फॉरेन की हो गया। हो सकता है आपके पास एक और टेबल हो, उसमें कोई फॉरेन प्राइमरी की होगा, वो आपने यहाँ पर कहीं पे ऐड कर दिया। पहली वाली की सर, तीसरी वाली की। दोबारा बोलो। तीसरी वाली की बना दिया। आप कह रहे हो कि मेरे पास एक टेबल और आ गया, ठीक है, इस टेबल का नाम भी अलग होगा, इसका प्राइमरी की भी अलग होगा। तो भाई मैं अगर एक यहाँ पर ऐड भी कर दूंगा, यहाँ पर मान लो मैंने ऐसे ऐड कर दिया, यहाँ नहीं सर, यहाँ ये है यहाँ वो तो फिर इस टेबल में पहुँचोगे कैसे? यही तो पूछा से थर्ड वाली का आगे भी लिखेंगे ना यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, ये एक टेबल एम्प्लॉय थी, ठीक है, आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर देखा डिपार्टमेंट है, तो मेरे को हेल्प कर रहा था पहुँचने में। बट ये एक टेबल अलग है, मान लो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट टेबल है जिसमें सब्जेक्ट आईडी क्या होगा, प्राइमरी की होगा, है ना। बट मैं इस टेबल को इसके साथ लिंक ही नहीं कर रहा हूँ, तो पहुँचूंगा कैसे इस टेबल पे? और वो लिंक को मतलब इससे भी कर सकते हैं, इससे कैसे भी लिंक कर सकते हो? नहीं, मतलब पूछने में हाँ बनाते कर सकते हैं। हो, हाँ बनाते टाइम कर सकते हो, बिल्कुल। हाँ आप हो सकता है ये यहाँ पर कहीं पे ऐड कर रहे हो, हाँ, वही पूछ रहा था। बिल्कुल कर सकते हो। आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट जब तक ऐड नहीं करोगे तब तक नहीं पहुँच पाओगे। ये बात समझ में आ रही है? आप समझ में आया डिफरेंस? क्योंकि हम यूज़ करेंगे इसको, 100% यूज़ करेंगे, और ये Django जब पढ़ेंगे वहाँ पर भी आएगा ये। हाँ बिल्कुल आएगा, डेटाबेस तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स का मतलब था यही था, मैंने इसको प्राइमरी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक AI करके कुछ ऑप्शन दे रहा है। AI का मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। आपने 1 2 3 लिखा था ना, तो आपको एक बार लिखना है, वो ऑटोमेटिकली 2 3 अपना आप बना लेगा, बाकी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आपने जो जो अभी करा काम, भाई हमने क्वेरी लिखी थी, वही सेम क्वेरी आप देख भी सकते हो कहाँ से, प्रीव्यू SQL से। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी की पूरी वो क्वेरी दे देगा। देखो क्या दे रहा है, क्रिएट टेबल, ये आपके डेटाबेस का नेम, टेबल का नेम, स्टूडेंट आईडी इंट नॉट नल, नेम वेरकेयर नॉट नल, स्टूडेंट एज इंट नॉट नल, और प्राइमरी किसको बनाया हमने, स्टूडेंट आईडी। आपने रन कर दिया, मतलब सेव कर दिया इसको, तो ये आपका क्रिएट हो गया एक स्टूडेंट टेबल। चलिए तो उससे बहुत ज़्यादा इजी होगा। इसीलिए पर ही पूछेंगे नहीं ना भाई आपसे, ये नहीं पूछेंगे कि यूज़ करके दिखाओ, क्वेरी पूछेंगे। हम मतलब हम वर्क इसमें कर सकते हैं। कर सकते हैं, यूज़र इंटरफेस अच्छा है इसका। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और मिलेगा। अब भाई मैंने टेबल बना ली, नेक्स्ट टास्क क्या था मेरा, इंसर्ट करना। तो ऊपर की तरफ देखो एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, इस पर क्लिक करो, टेबल नेम आपके कॉलम नेम आ गए, वैल्यूज़ डाल दिया आपने 1, नेम दे दिया कोई, ठीक है। सेकंड वाले में मैंने वैल्यू नहीं दी, मतलब स्टूडेंट आईडी नहीं दी, अपने आप ले लेगा वो, मैं नाम देता हूँ बस कोई, और उसकी एज दे दी। प्रीव्यू SQL करोगे ऑटोमेटिकली वही जो आपने क्वेरी लिखी थी ना, इंसर्ट इनटू टेबल, सेम वही दिखाएगा, सेम दिखाएगा। आपने जैसे ही इसके गो पर क्लिक किया तो देखो क्वेरी कौन सी हिट होती है। ओके क्या आ रहा है, इंटीजर वैल्यू हमने नहीं लिया क्या, हमने इसको इंट टाइप नहीं लिया था क्या, स्टूडेंट इन्फो स्टूडेंट आईडी एट्रो, चलो मैं लिख देता हूँ, इसको इंटीजर टाइप ही लिया था क्या हमने। अच्छा मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पे क्लिक ही नहीं किया, ठीक है, किया था क्या, एक सेकंड अभी देख लेते हैं। 0 से स्टार्ट कर दिया, उसने 0 ले लिया, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो आपके पास कौन सी क्वेरी हिट हुई जब आपने इस ब्राउज पर क्लिक किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल में। तो इस तरीके से आपको डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा, ये आपके कॉलम नेम हो गए और उनके करस्पॉन्डिंग उनका डेटा। ये समझ में आया? बताओ फॉरेन की क्या इशू हो गया, फॉरेन की में क्या समझ में नहीं आया? हाँ कैसे लिंक हो रहा है? हेलो हाँ बताइए, हाँ बताइए। हाँ 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 कल वाली तो रिकॉर्ड नहीं की मैंने, कल तो रिकॉर्ड नहीं हुई, वो तो मैं दोबारा पढ़ाऊँगा।
वो तो आप हाँ स्टार्टिंग से वो आपके बैच का वीकेंड का 1 दिन का टाइम रख लेता हूँ मैं और सबको ही पूरा रिवाइज करा दूँगा स्टार्टिंग से। नहीं करना तो वो देखिए मैं पर्टिकुलर अब अभी लेटेस्ट वाली वीडियोस डाल सब सेम है, सब जगह सेम ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं हर एक बैच की हाँ सेम बिल्कुल सेम, कोई डिफरेंस नहीं। आप उसे फॉलो करेंगे वो भी चलेगा। तो कल का तो टॉपिक आप लिस्ट देख लेंगे ना, कोई बात नहीं, आप लिस्ट का टॉपिक देख लीजिएगा बस। स्टार्टिंग से देखिए आप, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से देखिए सीरीज वाइज। हाँ मैडम बताइए क्या कह रहे हैं। बताओ। ये मेरे पास एक स्टूडेंट की टेबल है, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी होगी, यहाँ पर स्टूडेंट का नेम होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, या सब्जेक्ट छोड़ो, यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखते, यहाँ पर एज ले लो और यहाँ पर ले लो सब्जेक्ट की आईडी, बता दो। और ये मेरी एक टेबल है सब्जेक्ट, या फिर आप लिख सकते हो सब्जेक्ट ना लिखकर यहाँ लिख लो ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का हमारे पास कोई टेबल नहीं, तो भाई ऑब्वियसली ट्रेनिंग में हमारे पास क्या क्या होंगे, ट्रेनिंग की कोई ना कोई आईडी होगी और ट्रेनिंग का कोई ना कोई नेम होगा। भाई मैंने कहा स्टूडेंट 1 है, उसका नाम ए है, उसकी एज वटेवर है, और स्टूडेंट आईडी हमारे पास ये सब्जेक्ट आईडी है ना, तो इसको चेंज कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं टी आईडी। मेरे पास यहाँ पर ट्रेनिंग आईडी है 1 2 3 4 5। ट्रेनिंग के नेम है मेरे पास पाइथन, जावा, सी और PHP, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पर्सन है, मुझे ये जो ए है स्टूडेंट, मुझे ये पता लगाना है कि भाई उसने कौन सी ट्रेनिंग कर रहा है वो, या कौन सी ट्रेनिंग ज्वाइन की है। तो कैसे पता लगाओगे? स्टूडेंट आईडी से कैसे? ट्रेनिंग आईडी से सर। ट्रेनिंग आईडी से। भाई आपने यहाँ पर देखो ट्रेनिंग आईडी में क्या नंबर लिखा है 5 किसको डिनोट कर रहा है इस टेबल में? PHP को। तो भाई जब मैं किसी एक टेबल का प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज़ करता हूँ तो उसी को हम बोलते हैं फॉरेन की, जो हमारी क्या हेल्प करेगा, दूसरे टेबल पर पहुँचने की हेल्प करेगा, डेटा निकालने में हेल्प करेगा। अब बताओ सर ये मर्जिंग हुआ या रीच हुआ? देखो फॉरेन की आपकी हेल्प करेगा पहुंचने में, आप इसके थ्रू पहुंचोगे, फिर डेटा निकालोगे। हम क्वेरी बिल्कुल क्वेरी लिखेंगे इसकी भाई। अब समझ में आया या नहीं? हाँ आ गया। अब देखिए अगर आप SQL XAMPP ये वाला यूज़ कर रहे हो तो इसमें आप लोग क्वेरी कहाँ लिख सकते हो, जो हम वहाँ लिख रहे थे ना SQL सर्वर पे, तो आपको अपनी क्वेरी यहाँ पर कहाँ लिखोगे? ऊपर की तरफ देखो एक ऑप्शन मिलेगा SQL, इस पर क्लिक करो, ये सब हटा दो और यहाँ पर आप अपनी SQL क्वेरी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपको लिखनी है। सर इसके एग्जीक्यूट नीचे है, मैंने जूम ही कर रखा है, ये रहा गो का ऑप्शन है ना, यहाँ से ये रहा गो का ऑप्शन है, यहाँ पर अपनी क्वेरी लिखोगे और यहाँ पर आप गूगल चलाओगे, डेटा मिल जाएगा। जैसे मैं अगर लिखूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम क्या है हमारा? स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। गो पर क्लिक करोगे आपको डेटा सारा मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? कहीं पर भी डाउट हो तो बताओ। अभी मैंने कुछ नहीं पढ़ाया, अभी सिर्फ SQL का ओवरव्यू देखा है। सेम देखो SQLite 3, PHP MyAdmin, मतलब XAMPP SQL, ये वर्कबेंच कमांड लाइन है, ध्यान रखना, CMD मिलता है उसका आपको। तो SQL का जो सिंटेक्स है एक्चुअल में वो लास्ट में सेमीकोलन बोलता है आपसे, जैसे हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे कहीं भी यूज़, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ऐड करा के चलता है।
तो आपको जरूर ध्यान रखना है इस बात का कि अगर आप वर्क बेंच यूज़ कर रहे हो, कमांड लाइन यूज़ कर रहे हो, जेंगो में क्योंकि आएगा, हम लोग आज होस्टिंग देखेंगे ना, तो वहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे दिखेगा। तो वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा एंड टर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब जैम का एक फ़ायदा और बता रहा हूँ, फिर मैं रुक जाऊँगा। जैम का एक बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि आप जो काम कर रहे हो इसके अंदर, डेटाबेस में जो इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हो, आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को देनी है। भाई मैनेजर हो सकता है, कोई डेवलपर हो सकता है, तो भाई आप कैसे शेयर करोगे उस चीज़ को? तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सपोर्ट का। आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। नीचे की तरफ आएंगे आप, तो यहाँ पर आपसे फॉर्मेट पूछेगा। फॉर्मेट में आपके पास बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, जैसे CSV फॉर MS Excel, JSON, PDF, SQL। अगर कोई डेवलपर आपसे फाइल मांग रहा है तो आप .SQL देंगे उसको। मैनेजर मांग रहा है जो नॉन टेक्निकल पर्सन है, तो आप हमेशा या तो उसको CSV देंगे या फिर PDF देंगे। CSV में देंगे आप पूरा का पूरा डेटा जो आपने लिखा है वह एज इट इज़ आपको मिल जाएगा। SQL में अगर आप देते तो आपको क्या मिलता? तो आपको क्वेरीज मिलती, जो आपने टाइप की नहीं की क्वेरीज, वो सारी क्वेरीज मिल जाती है। जैसे मैंने गो पे क्लिक किया, ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई। आप इसे ओपन करके देखोगे तो इसके अंदर आपको डेटा भी दिखाई देगा, सारा डेटा आ जाएगा विद कॉलम में। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अपोजिट भी कर सकते हो इसका कि अगर आपके पास कोई एक्सेल फाइल है और उसको आपको SQL के अंदर इंपोर्ट करना है, तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट का। इंपोर्ट का आप इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, बट इसमें आपको सेलेक्टेड पोर्शन, जैसे यहाँ पर लिखा है ना इनेबल फॉरेन की चेक्स, इसे हटा देना, ठीक है। डू नॉट यूज़, और एक और ऑप्शन मिलेगा डू नॉट यूज़ ऑटो इंक्रीमेंट, ये भी हटा देना, ठीक है। SQL, अगर आपके पास SQL की फाइल है तो यहाँ पर SQL ही रहने देना। अगर CSV की फाइल है तो यहाँ पर CSV। जनरली दो ही में मिलेंगे आपको, या तो CSV मिलेगा या फिर SQL। लोड डेटा, CSV यूजिंग लोड डेटा। अगर आपके पास CSV में डायरेक्ट डेटा लिखा हुआ है तो आप लोड करा सकते हो। एक ही दो यूज़ होता है, CSV और SQL। तो ये है आपका ओवरव्यू अभी तक का। अब SQL, पोस्टग्रेस, SQLite 3, माइक्रोसॉफ्ट का SQL सर्वर, जितने भी हैं आपके पास, सब में लिखने का तरीका सेम है, बस फंक्शंस थोड़े अलग अलग हैं और कुछ नहीं। ये ओपन सोर्स है, कम मेमोरी लेगा आपकी, इसलिए इसको यूज़ करना आसान है इस प्रकार। क्लियर हुआ इतना? हाँ सर, और SQL में हम टेबल ही बनाते हैं। क्या बनाना चाहते हो? मतलब सारे वर्क टेबल बनाने नहीं होते। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब ही है कि भाई रो और कॉलम्स, रो और कॉलम जहाँ पर आ गए वो सिंपल एक टेबल है, ठीक है। अब भी किसी को डाउट है तो बताओ, समझ में आया इतना? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपने मुश्किल से 3-4 चीज़ें देखी हैं और कुछ नहीं। कल क्वेरीज देखेंगे निकालने के तरीके से, और क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, कहाँ आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी। अगर आपको अपनी कम्युनिटी जनरेट करनी है तो कहाँ इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल वो वाला काम करेंगे, और परसों पाइथन के साथ कनेक्टिविटी देखेंगे, कैसे डेटाबेस से भेजा जाएगा, लिया जाएगा डेटा पाइथन से, वो सब देखेंगे। तो 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें आराम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं।